अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम आगाज़ करने वाले हैं बाब नंबर 7 की मश्क का। तो आइए आगाज़ करते हैं बाब नंबर 7 की मश्क का। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं बाब नंबर 7 की मश्क का, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात के बारे में। तो सबसे पहला जो कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि रेस्पिरेशन के कौन से मरहला में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के जिस मरहला में पैदा होती है वो क्रेब्स साइकिल है। ना ही वो ग्लाइकोलिसिस के दौरान पैदा होती है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान पैदा होती है। क्रेब्स साइकिल ये रेस्पिरेशन का वो वाला मरहला है जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो पहले कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है क्रेब्स साइकिल बी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल की जानिब। वो ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कौन से मरहला में रिएक्शन में हिस्सा लेती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जैसा कि हम जानते हैं कि 3 मरहले हैं। सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे आखिरी और तीसरा मरहला है, ऑक्सीजन उसी मरहले में रिएक्शन में हिस्सा लेती है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ना ही वो ग्लाइकोलिसिस में हिस्सा लेती है, ना ही क्रेब्स साइकिल में। और जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का दरमियानी मरहला है उसमें भी ऑक्सीजन हिस्सा नहीं लेती। तो ऑक्सीजन आखिरी मरहले जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें होने वाले रिएक्शंस में हिस्सा लेती है। तो दूसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल की जानिब। वो ये है कि जब एक पौधे को बहुत दिनों तक अंधेरे में रखा गया तो इसके पत्ते जर्द पड़ गए, क्यों? 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन दुरुस्त है जो हमने बतानी। पहला है पत्तों को ऑक्सीजन न मिल सकी इसलिए वो फोटोसिंथेसिस न कर सके। तो ये था पहला ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत है। जब एक पौधे को बहुत दिनों तक अंधेरे में रखा गया तो अंधेरे में रखने से उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऑक्सीजन अंधेरे में भी मौजूद होती है, रोशनी में भी मौजूद होती है। ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है, उसका रोशनी अंधेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस से ताल्लुक है। फोटोसिंथेसिस तो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो पहला ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। फिर बी ऑप्शन में ये लिखा है कि पत्तों को रोशनी ना मिली इसलिए वो रेस्पिरेशन ना कर सके, ये भी गलत है। रेस्पिरेशन रोशनी से ताल्लुक नहीं रखती। रेस्पिरेशन रोशनी में भी हो सकती है और वो अंधेरे में भी हो सकती है, और इसका रेस्पिरेशन का पत्ते के जर्द होने से कोई ताल्लुक नहीं है। जी ऑप्शन है वो ये है कि पत्तों को ऑक्सीजन ना मिली इसलिए वो रेस्पिरेशन ना कर सके, ये भी गलत जवाब है। अंधेरे में पत्तों को ऑक्सीजन मिलती रहती है, अंधेरे रोशनी से ऑक्सीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑक्सीजन दोनों हालात में मौजूद होती है और पत्ते रेस्पिरेशन करते हैं अंधेरे में भी। हाँ, जो दाल ऑप्शन है जिसमें कि पत्तों को रोशनी ना मिली इसलिए वो फोटोसिंथेसिस ना कर पाए, ये दुरुस्त जवाब है। क्योंकि जब पत्तों को रोशनी नहीं मिलेगी रात के वक्त अंधेरे में तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनमें खुराक नहीं बनेगी, और जब खुराक नहीं बनेगी पत्तों में तो उनका जो रंग है वो जर्द पड़ जाएगा। तो तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल। पत्तों को रोशनी ना मिली इसलिए वो फोटोसिंथेसिस ना कर सके, जिसकी वजह से उनका रंग जर्द पड़ गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे कसीरुल इंतखाबी सवाल की जानिब। वो ये है कि एटीपी के कौन से बॉन्ड से एनर्जी हासिल की जाती है। एटीपी में एक टिल्डी बॉन्ड होता है जो कि 2 फॉस्फेट्स के दरमियान होता है। एटीपी में 3 फॉस्फेट्स होते हैं और इन तीनों फॉस्फेट्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उन्हें टिल्डी बॉन्ड कहते हैं, जो कि फॉस्फेट्स पीपी के दरमियान होते हैं। और यही वो बॉन्ड है जिसमें एनर्जी जखीरा होती है और इसके टूटने से एनर्जी निकलती है। तो चौथे कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है अलिफ, पीपी बॉन्ड। एटीपी के इन्हीं बॉन्ड से एनर्जी हासिल की जाती है जब ये टूटते हैं। बी ऑप्शन में सी एच बॉन्ड है जो कि गलत है। जी ऑप्शन में
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो भी गलत है, और दाल ऑप्शन में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये भी गलत है। तो एटीपी के जिस बॉन्ड से एनर्जी हासिल होती है वो फॉस्फेट्स, दो फॉस्फेट्स के दरमियान बॉन्ड है जो कि अलिफ ऑप्शन में है। तो चौथे कसूरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है अलिफ। पांचवा कसूरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि पत्ते के सेल्स के कौन से हिस्सा में क्लोरोफिल पाया जाता है। सेल जो कि पौधे का होता है, उस सेल के किस हिस्सा में क्लोरोफिल मौजूद होता है। हम जानते हैं कि सेल में एक ऑर्गेनेली होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का एक हिस्सा स्ट्रोमा होता है जो अंदरूनी हिस्सा होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलीनुमा साख्तें होती हैं जिन्हें थाइलाकोइड्स कहते हैं। उन थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो पांचवे का जो दुरुस्त जवाब है पांचवे कसूरुल इंतखाबी सवाल का वो है जीम थाइलाकोइड्स। ना ही स्ट्रोमा में होता है, ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है सेल की, और ना ही साइटोप्लाज्म में, बल्कि क्लोरोप्लास्ट में जो थैलीनुमा साख्तें होती हैं गोल गोल, उन्हें थाइलाकोइड्स कहते हैं। उन थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो पांचवे कसूरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है जीम थाइलाकोइड। फिर है छठा कसूरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि इनमें से कौन क्रेब्स साइकिल में दाखिल होता है। चार मुख्तलिफ केमिकल्स दिए गए हैं, इन केमिकल्स में से कौन सा केमिकल क्रेब्स साइकिल में दाखिल होता है। पहला है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल में दाखिल नहीं होता। दूसरा है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड भी बराह रास्त क्रेब्स साइकिल में दाखिल नहीं होता। तीसरा जीम है स्ट्रोइक एसिड, वो भी दाखिल नहीं होता। दाल जो है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दुरुस्त जवाब है। जो पायरुविक एसिड होता है वो कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील हो जाता है, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में दाखिल होता है। तो छठे कसूरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, एसिटाइल कोएंजाइम ए। सातवां कसूरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि जब हम ज्यादा काम करते हैं तो मसल्स में तकलीफ या फटीग का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मसल सेल्स, चार मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। क्या वजह है कि जो मसल्स हैं वो फटीग या थकावट का शिकार हो जाते हैं। उनमें से जो पहला है, ज्यादा रफ्तार से एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और थक जाते हैं, ये गलत है। जो दूसरा है बे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लेते हैं, ये भी गलत है। जब मसल्स बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं तब मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो बे ऑप्शन है उसमें ये लिखा है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लेते हैं, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, जो मसल्स में पैदा होती है। मसल्स में होने वाली एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है, जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। जीम ऑप्शन में ये है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और अपने अंदर लैक्टिक एसिड जमा कर लेते हैं, ये दुरुस्त जवाब है। जब बहुत ज़्यादा मसल्स काम करते हैं तो उनमें तकलीफ होती है, और उसकी वजह मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का इकट्ठा हो जाना, क्योंकि मसल्स में जो फर्मेंटेशन या जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जो कि मसल्स में तकलीफ का या थकावट का बाइस बनता है। तो सातवें का जो दुरुस्त जवाब है वो है जीम, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और अपने अंदर लैक्टिक एसिड जमा कर लेते हैं। आठवां कसूरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि एक मरतबा क्रेब्स साइकिल चलने से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं, और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 2। एक क्रेब्स साइकिल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। बेजवाब इसका जो 2 है ये दुरुस्त जवाब है। फिर है नवां कसूरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि कौन से मेटाबॉलिक अमल में मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होती है। ये 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन, जीम है दोनों, और दाल है कोई नहीं। तो फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है ये दोनों मेटाबॉलिक अमाल है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है और उसके साथ जो रेस्पिरेशन है, इन दोनों में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होती है।
फोटोसिंथेसिस, इस मेटाबॉलिक अमल में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है और रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। तो 9वें का जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा जीम, दोनों। फिर हम बढ़ते हैं कसीरल इंतखाबी सवाल नंबर 10 की जानी। वो ये है कि क्लोरोफिल पिगमेंट कौन से वेवलेंथ की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा जज़ब करता है? पहला है सब्ज और नीली, दूसरा है सब्ज और सुर्ख, तीसरा जीम है सिर्फ सब्ज और दाल है सुर्ख और नीली। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, सुर्ख और नीली। इन दोनों वेवलेंथ वाली रोशनी को क्लोरोफिल ज्यादा से ज्यादा जज़ब करता है। अब हम बढ़ते हैं मुख्तसर सवालात की जानिब। सबसे पहला मुख्तसर सवाल वो ये है कि ये क्यों कहा जाता है कि तमाम सेल्स की जिंदगी फोटोसिंथेसिस पर मुनहसिर है? स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस है एक एनाबोलिक अमल है। एनाबोलिक अमल यानी इस अमल के दौरान तैयारी होनी है मॉलिक्यूल्स की या खुराक की, और ये जिंदगी के निज़ाम में बायोएनर्जेटिक्स का एक अहम हिस्सा है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इस अमल के दौरान पौधों में जो खुराक बनती है यही खुराक फिर पूरे इकोसिस्टम में बहाव करती है, बहती है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की जानिब, एक जानदार से दूसरे जानदार की जानिब। इस खुराक को फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधे में बनती है हर्बीवर्स खाते हैं, यानी मवेशी वगैरह, गाय वगैरह, घोड़े वगैरह, और फिर ये जो मवेशी है इनको इंसान खा लेता है और या जानवर खा लेते हैं। तो इस तरह से ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों में बनने वाली खुराक है ये इकोसिस्टम में मौजूद तमाम जानदारों को मिलती है। अगर ये खुराक नहीं बनेगी तो पौधे में जब खुराक नहीं बनेगी तो पौधे खुद भी मर जाएंगे, और पौधों से जो खुराक लेते थे उन्हें भी खुराक नहीं मिलेगी और वो भी मर जाएंगे, और इस तरह कोई भी ज़मीन पर जिंदा बाकी नहीं रह पाएगा। इसलिए फोटोसिंथेसिस को तमाम तरह की जो जिंदगियां है उन जिंदगियों का जिम्मेदार अमल माना जाता है। तमाम जिंदगियां इसी पर मुनहसर करती हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान हम जानते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक जानदार यानी जो पौधे हैं वो इनऑर्गेनिक खाम मादों यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ऑर्गेनिक खुराक तैयार करते हैं, जो कि इब्तदाई तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में मौजूद होती है। बाद में फिर कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह में भी तब्दील कर लिया जाता है, और फिर यही खुराक बाकी जानदारों को भी मिलती है, जिसकी वजह से जो तमाम जिंदगियां हैं वो फोटोसिंथेसिस पर मुनहसिर हैं। फिर दूसरा मुख्तसर सवाल वो ये है कि पौधों में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए कौन सी साख्तें और अमल शामिल हैं? पौधों ने जो पानी लेना होता है वो मिट्टी से लेना होता है। मिट्टी में पौधों की जड़ें और जड़ों से रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं। रूट हेयर्स जड़ों का सतही रकबा ज़्यादा कर देते हैं, तो ये जड़ें और रूट हेयर्स ये मिट्टी से पानी और नमकियात को जज़ब करती हैं। अब रूट हेयर्स में मौजूद जो सैप है, जो पानी और पानी में हलशुदा नमकियात का जो मिक्सचर जिसे सैप कहते हैं, वो इर्द गिर्द की मिट्टी से रकीक यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन की निस्बत ज़्यादा मुर्तकिज़ यानी कंसनट्रेटेड होता है, क्योंकि इसमें साल्ट होते हैं। इर्द गिर्द की मिट्टी में जो सॉल्यूशन मौजूद होता है वो रकीक यानी डाइल्यूट होता है, उसमें साल्ट कम होते हैं, लेकिन रूट के अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद होता है उसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं, वो कंसनट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से पानी बाहर से मज़ीद अंदर दाखिल होगा, क्योंकि पानी हमेशा डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी जड़ों के अंदर दाखिल हो जाएगा, और पानी के साथ जो हलशुदा साल्ट होते हैं पानी में वो भी अंदर आ जाएंगे जड़ों के। तो जब पानी अंदरूनी सेल्स में दाखिल होगा तो इसके नतीजा में जड़ में पानी आने के बाद जड़ के बिल्कुल मरकज़ में जो जाइलम की वेसल या ट्यूब होती है पानी वहाँ दाखिल हो जाएगा, और जाइलम में मौजूद ये पानी ट्रांसपायरेशनल पुल की मदद से ऊपर तने और पत्तों में चढ़ जाएगा, और ये जो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं पत्तों की सतह में, वहाँ से हवा पत्ते में दाखिल होगी, और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वो भी पत्ते में दाखिल होगी, और पत्ते के सेल्स के दरमियान जो एयर स्पेसेस है वहाँ आ जाएगी, डिफ्यूज़ कराएगी। जो एयर स्पेसेस है पत्ते के मेसोफिल सेल्स को घेरे हुए होती हैं, तो एयर स्पेसेस से हवा या कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स की वॉल्स में जज़ब होगी और फिर वो सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। तो इस तरह से जो पौधे हैं वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमेटा और रूट हेयर्स के ज़रिए। स्टोमेटा के ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, जबकि रूट हेयर्स के ज़रिए वो मिट्टी से पानी लेते हैं, और मैंने आपको तमाम अमल भी उसकी भी वजाहत की। फिर तीसरा
मुख्तसर सवाल वो ये है कि जानदारों के इस्लाम में रेस्पिरेशन की तवानाई किसके लिए इस्तेमाल होती है। रेस्पिरेशन के दौरान जानदारों के इस्लाम में जो तवानाई बनती है उसको जानदार अपनी हरकत सकनात, नशोनुमा, सेल्स की शिकस्त व रेख्त और अमले तौलीद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो। अब ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ के वक्त चूंकि ऑक्सीजन नहीं थी या आज़ाद ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, आबी मसाकिन में भी और ज़मीनी मसाकिन में भी, इस तरह के एनारोबिक हालात में शुरू के जो जानदार थे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही एनर्जी हासिल करते थे और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और आज जब ऑक्सीजन दस्तयाब है, चंद जानदार जिनमें कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई है वो आज भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं और एनारोब्स कहलाते हैं। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब साइंसदानों ने कुछ बैक्टीरिया और फंजाई की फर्मेंटेशन की सलाहियत को भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की सलाहियत को इंसानी फ़ायदा के लिए इस्तेमाल किया है। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन है, इससे पनीर और दही बनाया जाता है बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके। और एक फंगस है जिसका नाम एस्परजिलस है, उससे एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन करवा कर सोया पौधे की फली की चटनी बनाई जाती है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत थी जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर आपके बाब नंबर 7 की मश्क का खात्मा हुआ। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने बाब नंबर 7 जिसका नाम बायो एनर्जेटिक्स है उसकी मश्क को मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे से इस मश्क के बारे में समझा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।